अगली बनेगी जा करके 20-21। तो वो जो रिमार्क्स का कॉलम है जवाबबंदी में, उसमें म्यूटेशन का नंबर रेड इंक से लिखा हो। जब तक म्यूटेशन, उसका मतलब है कि अभी ये म्यूटेशन है जिसका अमल अभी नहीं आया। आप जमाबंदी देख रहे हैं तो रेड इंक वाला भी देखिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग एंट्री चेंज होगी लेकिन इनकॉर्पोरेशन नहीं होगी। तो हम कई बार क्या करते हैं, केस डालना है, राइट लिया है, जमाबंदी उठा के 4 नंबर खाने में मालिक भेज दिया और वो बेच चुका होता है। रिमार्क कॉलम की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता कि रेड इंक से म्यूटेशन इसमें लिखा। तो वो जमाबंदी का इंटरप्रिटेशन आप तभी ले सकते हो जब वो रेड इंक वाला म्यूटेशन आपके पास है। अब अगली जब वो रेड इंक का म्यूटेशन उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, अगली जो बनेगी 21 के बाद, तो उस म्यूटेशन को एक बार ब्लैक इंक से भी लिखें। अगर आपने कॉपी ली है तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि ब्लैक इंक वाले का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, और उससे नेक्स्ट जो बनेगी उसमें नहीं लिखेंगे। तो रेड और ब्लैक इंक के जो म्यूटेशन के नंबर लिखे जाते हैं या फर्द बदर का जो नंबर लिखा जाता है वो हमेशा रेड से लिखा है। उसका मतलब देयर इज सम चेंज, आप उसको देखिए, इसमें चेंज किया। ये जून तक की सारी जो एंट्री है वो उसमें आ जाती है जमाबंदी, इसमें म्यूटेशन में जमाबंदी। तो जो 5 साल के जो म्यूटेशन है वो उस जमाबंदी में इनकॉर्पोरेट हो, और वो होने के बाद में फिर आप चलते हैं इसके तरफ। जो म्यूटेशन है इसकी 2 शीट बनती है, एक आती है पड़त सरकार, एक है पड़त पटवार। पड़त सरकार जो है वो एक डिटेल उसमें ऑर्डर होता है तहसीलदार, सिर्फ इतना ही अंतर है कि डुप्लीकेट में बनेगा, म्यूटेशन कोई भी बनेगा डुप्लीकेट में बनेगा। एक कॉपी डीसी ऑफिस में रखी जाएगी रिकॉर्ड रूम में, एक पटवारी के पास जाएगी। डीसी ऑफिस रिकॉर्ड रूम में जो कॉपी है उसको बोलते हैं पड़त सरकार। उसमें जो म्यूटेशन सैंक्शन का जो ऑर्डर है वो डिटेल में लिखते हैं। आज इतनी तारीख को कैंप इस गांव में लगा, ये पार्टी हाजिर हुई, इस आदमी नंबरदार ने आइडेंटिफाई किया, उसने इस ट्रांसफर ऑफ डीड को या चेंज को एडमिट किया है, इसलिए मैं म्यूटेशन सैंक्शन कर। और जो पटवारी के पास है कॉपी उसमें केवल शॉर्ट ऑर्डर मिलेगा, इंतकाल सब सूरत जदीद मंजूर है, खारिज है, जदीद गवर्नर है। ये तो दोनों में ये अंतर है। इसमें एक चीज और है कि जो इस पे जो कई बार क्या होता है, तहसीलदार पटवारी ने इंतकाल दर्ज कर दिया, गिरदावर ने मुकाबला भी कर दिया या ऑब्जेक्शन कर दिया, नक्शा ट्रांसफर में, या कोई पार्टी आ जाती है वो ऑब्जेक्शन कर देती है, ये इंतकाल नहीं होना चाहिए, मेरा भी राइट प्रभावित होगा। तो जहां पर किसी म्यूटेशन पर ऑब्जेक्शन आ जाए तो तहसीलदार की ज्यूरिसडिक्शन खत्म, वो ना उसको मंजूर कर सकता ना कर, वो डिसाइड नहीं कर सकता। अनडिस्प्यूटेड म्यूटेशन ही डिसाइड कर सकता है। डिस्प्यूटेड म्यूटेशन डिसाइड करने की तहसीलदार की ज्यूरिसडिक्शन है। वो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन आएगा तो उसको ऑर्डर लिखेगा कि ये पार्टी आई, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि मैं इसका मुतनाजा हो गया, डिस्प्यूटेड हो गया, इसलिए मैं निर्णय करने में असमर्थ हूँ। तो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के यहाँ उससे सुपीरियर हो, एसडीएम या डीआरओ या सिटी मजिस्ट्रेट जो भी एक्सरसाइज करना है वो वहाँ रेफर करेगा। वहाँ दोनों पार्टी की एविडेंस होगी। पहले ऑब्जेक्टर को मौका दिया जाएगा गवाही देने का कि भाई तुम बताओ तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन, उसके बाद दूसरी पार्टी को रिवर्ट करने का दिया जाएगा, फिर उसका वो डिसीजन होगा, वो उसमें इनकॉर्पोरेट। तो इंतकाल का जो अगर कोई म्यूटेशन डिस्प्यूटेड नहीं है तो जिस दिन रपट दर्ज हुई है उसको 2 महीने के अंदर अंदर फैसला करना है तहसीलदार। उसकी जो लिमिटेशन है वो 2 महीने की अनडिस्प्यूटेड म्यूटेशन। और जहां पर डिस्प्यूटेड हो जाए तो उसका फैसला एसी फर्स्ट ग्रेड को 6 महीने में करना पड़ता है। और कोई भी म्यूटेशन किसी भी कारण से 2 साल से ज्यादा पेंडिंग हो जाए तो क्वार्टरली रिटर्न कलेक्टर के यहाँ जाएगी विद रीजंस कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिले, जिसको आमतौर पर रेवेन्यू वाले फॉलो नहीं करते, ना वकील ऑब्जेक्शन करते हैं क्योंकि वो इस प्रोविजन को पढ़ते नहीं। अब एक यही पे क्वेश्चन है कि कोई भी म्यूटेशन सैंक्शन कराने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं। लैंड रेवेन्यू एक्ट में या लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में
म्यूटेशन एंटर करने के लिए कोई लिमिटेशन, ये केवल लोगों को मूर्ख बनाते हैं। पुराना हो गया जी, कोर्ट में जाओ, वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं, एट एनी टाइम यू कैन गो, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी रजिस्ट्री के मुताबिक म्यूटेशन करना, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की, पार्टी का फॉल्ट नहीं, तो वो कभी भी कर सकते हैं। अब एक बार क्या स्थिति हो जाती है कि कोई म्यूटेशन है वो खो गया रिकॉर्ड रूम से, चींटी खा गई, दीमक खा गई, बारिश में भीग गया, खराब हो गया, खो गया, नील एलिजिबल, तो उसका क्या होगा, वो डुप्लीकेट बनेगा। आपको डुप्लीकेट बनवाने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो कलेक्टर से परमिशन लेगा और कलेक्टर से परमिशन लेके डुप्लीकेट बनाएगा, आपकी डीड देख और उस समय के डॉक्यूमेंट देख, उसको उर्दू में बोलते हैं मुसन्ना। मुसन्ना इंतकाल अगर किसी ने बनवाना है, सब्स्टिट्यूट, मुसन्ना सब्स्टिट्यूट, डुप्लीकेट, वो जो अगर खो गया तो अब एक स्थिति आती है कि आपका इंतकाल हो गया, सैंक्शन हो गया, और लेकिन उसमें गलती आ गई, जमाबंदी के मुताबिक कोई खेवट रह गया, कोई किला नंबर रह गया, या उसमें इंतकाल को जमाबंदी में इनकॉर्पोरेट किया तो कोई नाम छूट गया, हिस्सा गलत लिखा गया, तो ये जो क्लरिकल मिस्टेक्स हैं, अर्थमेटिकल मिस्टेक्स हैं, काउंटिंग टोटल की काउंटिबल, क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट करने का जो प्रोविजन है वो पैरा 7.29 और 7.30 पंजाब लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में, उसके तहत एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। वो उसको जो ऑर्डर करेंगे उसको फर्द बदर कहते हैं, फर्द बदर बनाए। और उसके साथ साथ इनके पास 2-3 तरीके और भी हैं कि अगर इंतकाल मंजूर हो गया, कई बार क्या होता है एक आदमी ने इंतकाल दर्ज कर दिया, एक भाई का नाम छोड़ दिया, बाद में आता है तो दोबारा इंतकाल नहीं बनेगा, उसकी करेक्शनल बनेगी, सेहत, करेक्शनल म्यूटेशन बोलते हैं जिसको उर्दू में सेहत इंतकाल, तो वो करेक्शन होगा। एक बार म्यूटेशन मंजूर हो गया, सेकंड म्यूटेशन उसी डॉक्यूमेंट के लिए नहीं बन सकती, उसकी करेक्शन हो सकती है, लेकिन करेक्शन भी तभी हो सकती है जब तक अगर वो क्लरिकल एरर नहीं है तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्लरिकल एरर है तो सेहत इंतकाल। अब एक चीज आती है यहीं पर कि जो ये सिस्टम है इनका, इसमें क्या देखते हैं, जो रेंट जो जमाबंदी बन गई, म्यूटेशन बन गई, इनकी एनुअल इंस्पेक्शन होती है, कलेक्टर करता है। पूरे जिले में 100 गांव है तो कोई भी रैंडम सैंपलिंग में 25 गांव छाटे, 25% विलेजेस रैंडम सैंपलिंग के लिए छाटे जाएंगे टोटल डिस्ट्रिक्ट में से, और उन 25% विलेजेस जो छाटे जाएंगे उनको चेक किया जाएगा कि भाई ये रिपोर्ट सही प्रिपेयर हुआ या नहीं। अगर कंप्लेंट आएगी तो उसकी स्पेशल चेकिंग, अदरवाइज रैंडम सैंपलिंग 25% की कंपलसरी है हर साल इसके लिए। अब एक चीज आती है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है वकीलों को, खरीफ और रबी, जो क्रॉप का जो सीजन है, गिरदावरी जब हम देखेंगे, आप कोई भी गिरदावरी देखोगे या फसल देखोगे, तो हमारे यहाँ 2 फसल, एक वो है जिसका हार्वेस्टिंग सीजन मार्च अप्रैल, तो मार्च में उसकी गिरदावरी होती है, जिसमें सरसों आ गई है, और एक है जो आपके अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्टिंग, तो अक्टूबर में होगी, तो साल में 2 बार इंस्पेक्शन होती है। जब फसल पककर तैयार होती है उस समय इंस्पेक्शन, कटने से पहले। तो इसलिए जो 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जो फसल बोई जाती है वो मार्च में कटेगी, उसको कहेंगे खरीफ, यानी हमारी कॉमन भाषा में आ गया आपका। अगला आ जाएगा रबी में, 15 फरवरी से 31 मार्च तक जो बोएंगे वो अक्टूबर में कटेगी, वो उसमें कोई डिले बोएगा, कोई जल्दी बोएगा, कोई सब्जी उगाएगा, तो वो रबी में आ जाएगा।
75% से ज्यादा फसल यदि खराब हो जाती है तो गिरदावरी पटवारी के लिए मैंडेटरी है कि खराबा की एंट्री करें। उसके लिए गवर्नमेंट पे कंपनसेशन फिक्स है, स्केल के मुताबिक कंपनसेशन 75% से ज्यादा यदि यील्ड डैमेज है तो। एक वर्ड आता है उसमें कुआ, जैसे जमाबंदी आप देखोगे, गिरदावरी देखोगे, चाह लिखा होगा, गैर मुमकिन चाह, जारी गैर जारी, एक वर्ड आता है उसमें। जारी का मतलब कंटिन्यू है, फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। गैर जारी जिसमें पानी नहीं है, सूख गया, काम नहीं कर रहा। अब एक और कॉमन इसमें आती है एंट्री टर्म जो है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को, गैर मौरूसी। जमाबंदी कोई भी देखो, खाना कास्ट में किसी का भी नाम, इनवेरिएबली पटवारी उसको गैर मौरूसी लिखते, जबकि गैर मौरूसी नाम की कोई टर्म पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में नहीं, कोई वर्ड ही नहीं, ना लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में है, ना लैंड रेवेन्यू एक्ट में। वर्ड है एक्चुअल में मोरूस। मोरूस का मतलब ऑक्यूपेंसी। ये वर्ड पैदा हुआ 1887 से। पंजाब टेनेंसी एक्ट लागू होता है 1887। जो लोग पुराने टेनेंट थे, क्योंकि हम सब लोग गांव से, तो गांव जब बसाते थे लोग तो अपने साथ काश्तकार भी बसाते। हर आदमी मालिक नहीं होता था जमीन, सेलेक्टेड लोग मालिक होते थे। कुछ लैंडलेस लोग होते थे जो गांव में उनकी या तो फसल जमीन काश्त करते थे या और किसी तरह की सर्विसेज रेंडर करते थे गांव में, सोसाइटी के फैब्रिक के मुताबिक। तो जो लोग काश्त करते थे दूसरे की जमीन, और 1887 तक उनको 2 पीढ़ी से ज्यादा हो गई काश्त करते, या 30 साल से ज्यादा समय उनको मोरूस। 1887 से पहले जिनकी 2 पीढ़ियां हो गई उस जमीन को काश्त करते हुए, या 30 साल का समय हो गया, वो मोरूस कहलाते। एक तो ये टर्म है, मोरूस को रेंट नहीं देना पड़ता था, माल नहीं देता था मोरूस। ये वो लोग थे जो लैंड ओनर को कभी भी लैंड रेवेन्यू पे नहीं करते। जैसे मान लो कोई गांव मैंने बसाया, मैं अपने साथ एक काश्तकार लेके आया हूँ, मैंने उसको ये कह दिया कि ठीक है तू मेरे को कोई माल मत दे, तू बस जाए और ये जमीन मेरी काश्त करता है। ऐसे बहुत लोग होते थे, पहले आबादी कम थी, लोगों के पास जमीनें ज्यादा थी, तो अपने रिश्तेदारों को ला के बसा देते थे। वे 20-30 किले जमीन मान ले तू, और मैं कोई माल नहीं लूंगा, तू यही रह जा मेरे पास। क्योंकि वहाँ मैन पावर थी, उस जमाने में मसल पावर विक्टोरियस होती थी, तो लोग इसलिए बसाते थे। तो वो लोग लैंड ओनर को माल नहीं देते थे, कोई रेवेन्यू पे बटाई नहीं देते थे, खुद रखते थे, जमीन दूसरे की है, कास्ट हो। ऐसे जो लोग थे वो मोरूस थे। अब जो लोग मोरूस नहीं है, अदर देन मोरूस, गैर यानी अदर, गैर मोरूस, उसको पटवारी गैर मोरूसी लिखते हैं। जो मोरूस नहीं है, चाहे वो कुछ भी है, उनको गैर मोरूसी लिखते हैं। तो ये नाजायज कब्जे वाले को भी गैर मोरूसी लिख रहे हैं। अगर कोई हिस्सेदार स्पेसिफिक नंबर पर काबिज है, उसको भी गैर मोरूसी। तबादले आपने मिल्कियत ली है तो भी गैर मोरूसी, हर एक को गैर मोरूसी लिख देते हैं। तो गैर मोरूसी का मतलब ये नहीं है कि वो टेनेंट हो गया, टेनेंट नहीं। गैर मोरूसी का मतलब ये दैट इज नॉट ए टर्म, वह ऑक्यूपेशन का कॉलम है, इस आदमी का कब्जा है, बात है। अब अगर वो टेनेंट है या नहीं है, गैर मोरूसी तो लिख दिया, मुजारा है या नहीं, या उसका क्या स्टेटस है, इसके लिए जमाबंदी में 9 नंबर कॉलम है रेंट, वो देखना पड़ेगा। अगर उसमें बटाई लिख रखी है, कोई रेवेन्यू लिख रखा है, कोई माल लिख रखा है, 1 रुपये कनाल, 2 रुपये, 10 रुपये, या 1/3 बटाई, आधी बटाई, 4/4 बटाई, अगर रेंट पे करता है तो ही टेनेंट है। रेंट पे नहीं करता तो टेनेंट नहीं है, चाहे गिरदावरी हो 50 लाख। वो एक टर्म आ गई जो इसमें मिसनोमर है एक तरह से रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये तो स्थितियां हो गई रिकॉर्ड की प्रिपरेशन की। मेरे ख्याल से आज का टाइम हो गया होगा तो पूरा 15 मिनट
हो जाए टूट करे अगला टूट करे देखते हो। तो स्वामी जी बोल रहे तो थोड़ा चार की तरह जी जो भूल जाएंगे फिर दोबारा याद करेंगे। मैंने कहा कल छुट्टी है परसों 4 तारीख के बाद